हवेली का सहन मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था और ढोलक की थाप पर गाती लड़कियों के कह के फिजा में इर्ताश पैदा कर रहे थे। मगर बरामदे के सबसे आखिरी कोने वाले कमरे में एमन अपने कानों पर मजबूती से हाथ धरे लैपटॉप की रोशनी में गुम थी। एमन, ओ एमन, यार ये जोड़ा तो देखो, कितना शानदार काम है इस पर। ये तुम पहन रही हो या मैं पहन लूं? सारा ने कमरे का दरवाजा किसी तूफान की तरह खोला और अपनी चहकती आवाज से कमरे का सुकून गारिद कर दिया। जो मर्जी करो सारा, बस अभी मेरा सर ना खाओ। तो मैं अंदाजा भी है, कल मेरा मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरा इंटरव्यू है। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। एमा ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर झिंझिलाकर जवाब दिया, तोबा एम, मीर ग्रुप वाले क्या इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं? सारा ने सोफे पर ढेर होते हुए से पूछा, चबा जाए या निगल ले, मुझे परवाह नहीं। मुझे इस जॉब हर हाल में चाहिए। सारा, मुझे अपनी पहचान बनानी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं। मुझे खुद मुख्तार बनना है। अच्छा बाबा, लगी रहो तो अपने इस लैपटॉप के साथ। मैं जा रही हूँ हल्दी और उपनयन की रस्म की तैयारी करने। सारा ने नाक चढ़ाई और पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। एमन ने एक लंबी सांस ली। इसकी नजर बैटरी के निशान पर पड़ी जो सुर्ख होकर आखिरी सांसें ले रहा था। सिर्फ 10%? या अल्लाह, अभी तो बहुत तैयारी बाकी है। इसे जल्दी से चार्जर प्लग में लगाया। चलो 2 घंटे में ये फिल हो जाएगा, तब तक मैं भी बाहर जाकर तैयार हो जाती हूँ। वो मुतमईन होकर कमरे से बाहर निकल गई। 2 घंटे गुजरे तो वो हामती कामती वापस आई ताकि अपनी बकिया तैयारी मुकम्मल कर सके। मगर जैसे इसकी नजर मेज पर पड़ी, इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चार्जिंग पोर्ट में इसका चार्जर नहीं बल्कि एक और चमकता हुआ लैपटॉप लगा हुआ था, जबकि इसका अपना चार्जर बेदर्दी से निकाल कर टेबल पर फेंक दिया गया था। किस गधे ने मेरा लैपटॉप का चार्जर उतारा है? किसकी शामत आई है? हिम्मत है तो मेरे सामने आए। एमन का गुस्सा कमरे की दीवारों से टकराता हुआ हवेली में गूंज उठा था। इसके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि वो इस वक्त किसी को भी कच्चा चबाने के लिए तैयार है। वो भी अपना गुस्सा लफ्जों में ढाल रही थी कि एक तवील कामत और संजीदा सूरत वाला नौजवान बालों में उंगलियां फेरता हुआ इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी, मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड हो रहा था और मुझे एक इंतहाई जरूरी फाइल मेल करनी थी, इसलिए मैंने आपका चार्जर हटाकर अपना लगा लिया। ओ मिस्टर, ये हरकत तुमने की है? तुम्हें अंदाजा भी कि तुमने क्या किया है? मेरी कल के इंटरव्यू की पूरी तैयारी का सत्यानाश कर दिया तुमने। एमन ने इसके बाद काटते हुए उंगली उठाकर इसे खबरदार किया। देखें, किस मैंने माजरत की है ना, बस 5 मिनट की बात थी। शामिर ने इसकी बदतमीजी पर अपनी भवें सुकेरी। बस ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है। यूनानी बंदर, अगर तुम यहाँ मेहमान ना होते तो मैं अभी तुम्हारा सर फाड़ देती। तमीज नाम की कोई चीज छूकर भी नहीं गुजरे तुम जैसे मगरूर लोगों को। एमन ने झुककर अपना चार्जर फर्श से उठाया और ऐसे किसी कीमती मता की तरह झाड़ने लगी। माफ कीजिएगा यूनानी बंदर, आपके अल्फाज की चॉइस काफी अजीब है और यहाँ हर काबिज होने से पहले शायद आप भूल रही हैं कि आप भी यहाँ पर मेहमान ही हैं। शामिर ने अबरू उचका कर इसे जताया। कल अगर मैं इंटरव्यू में फेल हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारा ये बदसूरत लैपटॉप होगा। एमन ने गुस्से से पेट पटका। बदसूरत? आपको पता भी है ये लेटेस्ट मॉडल है। और रहा यूनानी बंदर का खता, तो आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि ऐसी कोई नस्ल नहीं पाई जाती। शामिर के लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट उभरी जो एमन के तन बदन में आग लगा गई। तुम्हारी ये ठोड़ी देखकर लगता है कि तुम यूनान के जंगलों से भाग कर आए। अब दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपना जूता उठा लूं। एमन ने अपना जूता फर्श पर जोर से चटकाया। शामिर इसे गहरी नजर से देखता हुआ खामोशी से अपने लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया। एमन पीछे खड़ी अभी तक इससे कोस रही थी, जबकि हवेली की फिजा में शादी के नगमे अभी भी गूंज रहे थे। वो अपना लैपटॉप दोबारा चार्जिंग पे लगाकर हवेली के दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई और मसल्ला बचाकर नमाज पढ़ने लगी। इसकी आंखों में से बहने वाले आंसू मसले के रेशमी धागों को भिगो रहे थे। वो अपने दोनों हाथ फैलाए मालिक हकीकी के सामने अपनी ननी ननी ख्वाहिशात रख रही थी। या अल्लाह,
तो सब जानता है ना कि मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो ब्रांडेड बैग भी लेना है और इन छोटे बच्चों के लिए ढेरों खिलौने लाने हैं, जो हर ईद पर नई चीजों की हसरत लिए फिरते हैं। मेरे लिए ये नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि मेरा मान है। तो मेरा भरम रख लेना अल्लाह मियाँ। एमन अभी दुआओं में मसरूफ ही थी कि अचानक अयान ने कमरे में कदम रखा और इसे इस हालत में देखकर जबरदस्ती अपनी हंसी दबाई। वाह भाई वाह, क्या बात है, कहीं हमारी एमन बीबी को किसी से इश्क तो नहीं हो गया जो इस तरह आंसू बहाए जा रहे हैं। अयान ने तकिया बेड पर उछालते हुए शरारती लहजे में पूछा। एमन ने जल्दी से आंसू पूछे और मसले से उठकर अयान के बिल्कुल करीब आई। अयान प्लीज मजाक मत करो, कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू और मुझे हर हाल में वक्त पर पहुंचना है। देखो अयान, तुम मेरे सबसे प्यारे कजन हो ना। प्लीज मुझे कल सुबह 8 बजे मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज छोड़ देना। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खुद नहीं जा सकती। अयान ने थोड़ी देर सोचा और फिर लापरवाही से कंधे उचकाए। चलो ठीक है, उठा देना मुझे, मैं छोड़ दूंगा और अब सो जाओ, वरना इंटरव्यू में ये सूजी हुई आंखें लेकर जाओगी। एमन ने एक इत्मीनान की सांस ली और घड़ी पर नजर डाली। अभी रात के 2 बज रहे थे। इसे मालूम था कि अब बस चंद घंटे ही सोना है। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तलू हुआ था, मगर हवेली के दरो दीवार अभी भी खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे, क्योंकि रात गए तक बारात की तैयारियों का शोर रहा था और अभी तक सब लोग थके हारे नींद की वादियों में गुम थे। एमन तैयार होकर अयान के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर इसका खून खोल उठा। अयान ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था और इसके खराटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। अयान उठो, 8 बज गए, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। एमन ने इसके कंधे से पकड़कर जोर जोर से हिलाया, मगर अयान ने एक लंबी अंगड़ाई ली और करवट बदलकर कंबल सर तक तान लिया। यार एमन, सोने दो ना, रात 3 बजे तो लेटा हूँ, कोई रिक्शा कर लो तुम प्लीज। अयान की नींद भरी आवाज ने एमन की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम बहुत बुरे हो अयान, मैंने तुम पर भरोसा किया था, निकम्मे कहीं के। एमन ने पैर पटका और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसने अपना पर्स चेक किया जिसमें कल 500 रुपए रखे थे। या अल्लाह, इसमें तो शहर तक का किराया भी मुश्किल से पूरा होगा। वो हवेली के गेट से बाहर निकल आई और तेज तेज कदमों से मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टॉप था। कुछ देर बाद एक खस्ता हाल बस धुआं उड़ाती हुई वहां रुकी तो एमन ने दिल कड़ा करके इसमें छलांग लगा दी। बस के अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी। मर्दों की भीड़ और गर्मी ने एमन का दम घोटना शुरू कर दिया था। वो एक कोने में खड़ी हो गई। बस के झटकों ने इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। इसका पसीना बहकर गर्दन तक आ रहा था और दुपट्टा बार बार उलझ रहा था। या अल्लाह, कहाँ मैंने सोचा था कि अयान की गाड़ी में सुकून से जाऊंगी और कहाँ ये जिल्लत उठानी पड़ रही है। एमन ने बड़बड़ाते हुए घड़ी देखी तो 8:30 बज रहे थे। बस की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि इसे लगा वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। इसे वो तमाम डायलॉग याद आ रहे थे जो इसने रात भर रटे थे, मगर इस भीड़ में इसे सब कुछ भूलता जा रहा था। जब वो बस से उतरी तो उसके पैर कांप रहे थे और हुलिया ऐसा था जैसे वह इंटरव्यू देने नहीं बल्कि किसी जंग से लड़कर आई। ऐसे जल्दी से बालों को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश की। अब इसके सामने शहर की लंबी सड़क थी और वक्त तेजी से रेत की तरह फिसल रहा था। बस इसके दिल में एक ही धुन थी कि इसे मीर ग्रुप के ऑफिस तक पहुंचना है। इसने एक रिक्शे वाले को हाथ दिया और रिक्शा एमन के इशारे पर एक झटके से इसके करीब आकर रुका तो इसने बगैर वक्त जाया किए तेजी से इसके अंदर बैठ गई और रिक्शा शोर मचाता हुआ सड़क पर दौड़ने लगा। एमन अभी अपनी ये सांसें दुरुस्त कर रही थी कि रिक्शे वाले के मोबाइल की घंटी बजी। इसने एक हाथ से हैंडल थामा और दूसरे से फोन कान से लगा लिया। ओ भली मानस, क्यों मेरा खून जला रही है? तुझे पता भी है कि शहर में रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो गया है। एमन ने खिड़की से बाहर देखते हुए इसकी गुफ्तगू सुनी तो कान वहीं लग गए। फोन की दूसरी तरफ से शायद किसी मुतालबे की बौछार थी, क्योंकि रिक्शा वाला बाकायदा चला रहा था और रोटी के पैसे पूरे नहीं हो रहे, घर का किराया सर पर खड़ा और तुम्हें इस महंगाई में शादी की सालगिरह मनानी है और गजरे भी चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या मैं रिक्शा भी बेच दूं
रिक्शे वाले ने गुस्से में एक जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे एमन का सर सामने वाली नशिश से टकराते टकराते बचा। भाई साहब जरा आराम से चलाएं। एमन ने डरते हुए इसे टोका, मगर रिक्शे वाला अपनी धुन में मगन था। देखो बख्तू, जिद मत करो, मैं शाम को खाली हाथ आऊंगा, मेरे पास फजूल खर्ची के लिए एक पाई भी नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो कि गरीब की कोई सालगिरह नहीं होती। रिक्शे वाले ने फोन काटकर डैशबोर्ड पर पटका और ठंडी आह भरी। एमन इसके चेहरे के तासुरात देख रही थी, जिस पर बेबसी और दुख की लकीरें वाज़ेह थी। इसे अपनी वो दुआ याद आ गई जो इसने चंद घंटे पहले मुसल्ले पर बैठकर मांगी थी कि या अल्लाह मुझे दूसरों की मदद करने के काबिल बना दे। इसने अपना पर्स खोला और वो 300 रुपए निकाले जो इसने इंटरव्यू की फाइल खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे थे। रिक्शा मीर ग्रुप के अजीमुल शान दफ्तर के सामने रुक गया। भाई साहब, ये ले अपना किराया, और ये 300 रुपए मेरी तरफ से अपनी बीवी के लिए गजरे और मिठाई ले जाइएगा। एमन ने रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो रिक्शे वाले की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं बाजी, आप तो खुद मुसाफिर लग रही हैं। इसने इंकार में सर हिलाया। अरे रख लें भाई साहब, आपकी बीवी बहुत खुश होगी। एमन ने जबरदस्ती पैसे इसके हाथ पर रखे और रिक्शे से नीचे उतर गई। रिक्शे वाला इससे ढेरों दुआएं देता हुआ नजरों से ओझल हो गया। एमन सड़क के किनारे खड़ी धूल उड़ते देख रही थी कि अचानक इसे याद आया कि इसके पास अब फाइल खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। ओ नहीं एमन, ये तुमने क्या कर दिया। अब मैं इंटरव्यू में ये मुड़े तुड़े कागजात हाथ में पकड़ कर जाऊंगी। हातम ताई की बेटी बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें। वो खुद को कोसने लगी। अब वहां वो बड़े बड़े लोग खड़े होंगे और मैं भिखारियों की तरह एक कागजात सीने से लगाए खड़ी रहूंगी। एमन ने अपना माथा पीटा और तपती सड़क पर खड़े होकर सोचने लगी। वाह एमन बीबी वाह, दूसरों की सालगिरह मनवा दी और अपनी नौकरी का जनासा निकाल दिया। अब जाओ और बताओ अपने बॉस को कि मैंने फाइल के पैसे गजरों पर लुटा दिए। वो तो मेरा मुंह देखते बाहर निकाल देगा। एमन एक लंबी सांस ली और अपने इन कागजात को सीधा करने लगी जो बस की भीड़ में मुड़ चुके थे। इसे अपनी नादानी पर रोना भी आ रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। इसने हिम्मत जमा की और मीर ग्रुप के आलिशान इमारत की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से अपनी तकदीर का सामना करना था, चाहे इसके पास फाइल हो या ना हो। इसके पास इसका वो दिल था जो दूसरों के दुख पर पिघल जाता था। एमन ने मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बुलंदोबाला शीशे के दरवाजे को धकेला तो अंदर की ठंडी हवा ने इसके पसीने में शराबूर वजूद को एक झिरझिरी सी दी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल का मंजर पेश कर रहा था, जहां कीमती संगमरमर और फानूस की रोशनियां आंखों को खैरा कर रही थी। वो अपने हाथों में मुड़े तुड़े कागजात दबाए अंदर की तरफ बढ़ी तो वहां मौजूद लड़कियों को देखकर इसके कदम वहीं जम गए। वहां खड़ी हर लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड सूट, कीमती जूते और महंगे परफ्यूम्स की मिली जुली खुशबू ने फिजा को महका रखा था। एमन ने अपना सादा सूट और बस के धक्कों से बिखरे बालों पर नजर डाली तो इसे जमीन में गिर जाने की ख्वाहिश हुई। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना। एमन ने अपनी आवाज को जितना हो सका पूरे एतमाद बनाते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। इस लड़की ने एमन को सर से पांव तक एक तनकीदी नजर से देखा और फिर निहायत बेरुखी से इशारा किया। दाएं तरफ कॉरिडोर में जाएं, वहां वेटिंग एरिया है। अभी टाइम में आप जाएं तो फ्रेश हो लें। रिसेप्शनिस्ट के लहजे में छुपी हकारत एमन को चुप गई। वो तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ी और वहां मौजूद वॉशरूम का बड़ा सा साइन बोर्ड देखकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा खुलते ही एमन की आंखें हैरत से फैल गई और इसके मुंह से एक दबी सी चीख निकली, या अल्लाह, यहाँ के तो वॉशरूम भी हमारे कमरों से बड़े हैं। इसने दीवारों पर लगी कीमती टाइल्स और सुनहरी नलकों को छूकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। सामने दीवार पर लगे कद आदम आईने में जब इसने अपना अक्स देखा तो वो खुद ही डर गई। हाय एमन, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया। बाल ऐसे उड़े थे जैसे अभी किसी तूफान से मुकाबला करके आई हो। इसने जल्दी से नलका खोला तो वहां से नीम गर्म पानी निकलने लगा। इसने अपने चेहरे को थपथपाया और बालों को उंगलियों की मदद से दुरुस्त करने लगी। वो वहीं रखे हुए महंगे हैंड वॉश की खुशबू सूंघने लगी। वाह भाई, यहाँ तो साबुन भी इतर जैसा रखा है। इसने अपने कागजात को संभाला और आईने के साथ सामने खड़ी होकर खुद को हौसला देने लगी। देखो एमन, घबराना नहीं है। तुम्हारे पास इन जैसी फाइल नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टैलेंट है और तुमने इतनी सारी दुआएं भी तो मांगी हैं। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसने गहरी सांस ली और वॉशरूम से बाहर निकल आई।
वेटिंग एरिया में पहले से मौजूद लड़कियां आपस में अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थीं, जिन्हें सुनकर एमन का रहा सहा एतमाद भी मुतजलजल होने लगा। ये सब तो स्टाइलिश है, मुझे कौन रखेगा यहाँ? एमन ने एक कोने में रखी कुर्सी संभाली और अपने हाथ में पकड़े कागजात को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। चलो एमन, अगर नौकरी ना भी मिली तो कम से कम एक गरीब की दुआ तो साथ है ना। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसका नाम पुकारा गया। मिस एमन, आपकी बारी है। बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। एमन का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने कागजात को मजबूती से थामा और इस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिसके पीछे इसकी तकदीर का फैसला छुपा था। इसे नहीं मालूम था कि कुर्सी पर बैठा शख्स इसके लिए कितना बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है। वो बस अपनी पूरी हिम्मत जमा करके कदम आगे बढ़ा रही थी। इसे बस आज अपना आप साबित करना था और इस चकाचौंध में अपनी जगह बनानी थी, चाहे इसके लिए इसे कितने पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आने वाली एक जानी पहचानी भारी आवाज ने इसे मजीद चौंका दिया। एमन ने हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखते जैसे इसके पैर जमीन में गिर गए। सामने वही शख्स था जिससे वो रात हवेली में बुरी तरह लड़ चुकी थी और इसे यूनानी बंदर कहकर आई थी। अब वो वहां पूरे रोब के साथ बॉस की कुर्सी पर विराजमान था। इसकी नजरें एमन पर पड़ी तो इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे देखकर एमन को लगा कि अब इसका यहाँ से बखैरियत निकलना मुश्किल होगा, मगर वो पीछे नहीं मुड़ सकती थी। इसने सर उठाया और इसकी नसों में नसें डालकर खड़ी हो गई और दिल में सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो मिस एमन, यूनानी बंदरों के बारे में आपकी तहकीक कहाँ तक पहुंची है? शामिर ने कुर्सी की पुल से टेक लगाते हुए बड़े सुकून से सवाल किया और अपने हाथ में पकड़ा पेन मेज पर टिक टिक करने लगा। एमन एक लम्हे के लिए जोर से थूक निकला और अपने मुड़े तुड़े कागजात को मेज के एक कोने पर टिकाते हुए बोली, सर दरअसल तहकीक तो नहीं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ वो इल्म भी हर किसी के पास नहीं होता। शामिर ने एक अब्रू चुकाई। अच्छा, तो जरा हमें भी इस नायाब इल्म से फैज़याब करें कि यूनानी बंदर आखिर बला क्या है। एमन ने गला साफ किया और गोया सर दरअसल मेरे दादा के सगे चचा, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े स्याह थे, वो एक अरसे तक यूनान में मुकीम रहे थे। इन्होंने कहा था कि यूनान के इन इलाकों में बंदरों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जो दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे लगती थी, मगर इनकी खसलत ये थी कि वो दूसरों का सामान इधर उधर करने और इसके साथ छेड़छाड़ करने में माहिर थे। शामिर ने पेन के टिक टिक रोकी। अच्छा, तो वो नस्ल अब कहाँ है? क्योंकि मैं तो अक्सर यूनान जाता रहता हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नमूना वहां नजर नहीं आया। एमन ने अफसोस बड़े लहजे में सर हिलाया। सर, यही तो अलमिया है कि वो नस्ल अब बिल्कुल नापेद हो चुके हैं। मेरे दादा बताते थे कि वो बंदर इतने ज्यादा ज़हीन हो गए थे कि इन्होंने खुद को इंसानों के रूप में ढाल लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुआशरे में घुल मिल गए। शामिर ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी थोड़ी आगे की तरफ झुकाई। मिस एमन, आपको नहीं लगता कि आपका ये अफसाना किसी सस्ती फिल्म की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है और आप यहाँ एक संजीदा जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हैं? एमन ने फौरन पैंतरा बदला। सर, ये अफसाना नहीं बल्कि तारीख है और तारीख हमेशा तल्ख होती है। आपको लगता है कि मैं गप्पे मार रही हूँ तो आप मेरे दादा के चचा की वो डायरी मंगवा कर देख सकते हैं जो अब भी हमारी हवेली के पुराने संदूक में महफूज है। शामिर ने मेज पर रखे इन मुड़े तुड़े कागजात की तरफ इशारा किया और वो डायरी भी इन कागजात की तरह खस्ता हाल है जो आप इंटरव्यू के लिए लाई हैं। एमन एकदम अपने कागजात के ऊपर हाथ रख दिया। सर, कागजात की हालत पर मत जाएं, इन पर दर्ज मालूमात और इनके पीछे छुपी मेहनत पर जाएं। मैं तो एक इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी फाइल खरीदने वाली थी, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसानियत का मसला दरपेश आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वो रकम वहां खर्च करनी पड़ी। शामिर ने मजे से कुर्सी घुमाई। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि किसी यूनानी बंदर को बचाने के लिए आपने वो पैसे दे दिए। एमन ने तीखी नजरों से देखा। जी नहीं सर, वो एक गरीब रिक्शे वाले का मसला था जिसकी शादी की सालगिरह थी और इसके पास अपनी बीवी के लिए गजरे खरीदने के पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि एक खानदान की खुशी मेरे इस प्लास्टिक की फाइल से कई ज्यादा अहम है। शामिर की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई और फिर वो दोबारा संजीदा हो गई। यानी आपके पास प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं है और आपको लगता है कि आप इन कहानियों के बलबूते पर मीर ग्रुप में जगह बना लेंगे? एमन ने सीना तानकर जवाब दिया। सर, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ फाइलों में नहीं होता बल्कि इंसान की हाजिर दिमागी और काम करने के जज्बे में होता है। आप मुझे एक मौका देकर देखें, मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैं इन तमाम ब्रांडेड सूट पहनने वाली लड़कियों से बेहतर काम कर सकती हूँ।
जो बाहर बैठी सिर्फ खुशबुएं बिखेर रही हैं। शामिर ने खामोशी से इसे चंद लम्हों तक देखा और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर फाइल बंद कर दी। ठीक है मिस एमन, आप बाहर जाकर इंतजार करें, मेरे मैनेजर आपको रिजल्ट बता देंगे। एमन ने कुर्सी छोड़ी और मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। इसके दिल में धक धक हो रही थी, मगर चेहरे पर वही जिद कायम थी। जैसे वो बाहर निकली, उसने एक लंबी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा। हाय एमन, क्या क्या गप्पे मार आई? तो वहां तो वो सच में तुझे पागल समझ रहा होगा। वो वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई, जहां दूसरी लड़कियां अब भी इसे अजीब नजरों से देख रही थी। एमन ने अपना दुपट्टा ठीक किया और सोचने लगी कि अब अगर नौकरी ना मिले तो वापसी का किराया किससे मांगेगी, क्योंकि हातिम ताई की बेटी बनकर वो अपने आखिरी पूंजी तो लुटा चुकी थी। इसने एक नजर इस आलीशान ऑफिस की छत पर डाली और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी कि चाहे जो भी हो, शामिर की शक्ल इस वक्त देखने वाली थी जब मैंने इसे यूनानी बंदरों की तारीख सुनाई थी। इसे कल वाला मंजर भी याद आने लगा जब इसने हवेली में शामिर को यूनानी बंदर कहकर पूरी तरह जलील किया था। इसे यकीन था कि इतनी बदतमीजी के बाद कोई भी शरीफ इंसान इसे जॉब नहीं दे सकता था। और शामिर तो वैसे भी खड़ूस था। इसने एक लंबी ठंडी सांस ली और पेट पर हाथ रखा, जहां भूख के मारे चूहे बाकायदा रेस लगा रहे थे। अब अगर इसने मुझे जलील करके निकाल ही देना है तो क्यों ना जाते जाते इसके पैसों का कुछ नुकसान किया जाए। आखिर मेरा किराया और वो 300 रुपए भी तो इसकी वजह से जाया हुए ना। एमन ने शरारत से आंखें मटकाई और वहां से गुजरते हुए एक मुलाजिम को रोका। भाई, यहाँ कैंटीन किस तरफ है? इस मुलाजिम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो एमन किसी मलका की तरह सर उठाए वहां पहुंच गई। कैंटीन क्या थी, पूरा एक आलीशान कैफेटेरिया था, जहां महंगी पेस्ट्री और ताजा कॉफी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एमन ने काउंटर पर मौजूद लड़के को निहायत रौब से देखा, जो इसे किसी नई इफ्तार की तरह देख रहा था। जी बाजी, क्या चाहिए आपको? इस लड़के ने हैरत से पूछा। बाजी किसे कह रहे हो तुम? मैं सर शामिर की नई पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और सर ने मुझे भेजा है कि इनके लिए एक बेहतरीन सी ब्लैक कॉफी और मेरे लिए एक बड़ा सा चॉकलेट केक का पीस और एक कोल्ड कॉफी तैयार करो। वो लड़का एमन का रोब देखकर एकदम सीधा हो गया। ओह, आई एम सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था, मैं अभी सब कुछ तैयार करता हूँ। एमन ने गर्दन अकड़ाई और एक कोने में लगी आराम की कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में इसके सामने तरोताजा केक और ठंडी कॉफी आ चुकी थी। एमन ने पहला निवाला मुंह में रखा तो इसे लगा जैसे वो जन्नत में पहुंच गई है। वाह भाई, यूनानी बंदर के पैसे सच में बहुत मीठे हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर कॉफी का एक बड़ा घूंट भरा। इससे पता था कि नौकरी तो जानी है ही, इसलिए वो बगैर किसी डर के डट कर खा रही थी। एमन ने केक का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और टिश्यू से मुंह साफ करते हुए काउंटर पर पहुंची। मैडम, आपका बिल। इस लड़के ने रसीद आगे बढ़ाई। एमन ने रसीद को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार कागज हो। बिल? कैसा बिल? मैंने कहा ना, मैं शामिर साहब की सेक्रेटरी हूँ, ये सारा बिल सर के पर्सनल खाते में डाल दो, वो खुद ही सेटल कर लेंगे। अब क्या मैं यहाँ खड़े होकर इनसे पैसे मांगने जाऊंगी? वो लड़का घबरा गया। जी मैडम, बिल्कुल ठीक है, मैं सर के अकाउंट में लिख देता हूँ। एमन ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा और पर्स कंधे पर लटकाया। शाबाश, ऐसे काम क्या करो। अब मैं जा रही हूँ, सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एमन वहां से ऐसी तेजी से निकली कि मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे वो लिफ्ट में दाखिल हुई, इसकी हंसी छूट गई। हाय एमन, तू तो सच में हातिम ताई की बेटी निकली। अब चाहे वो शामिर तुझे जॉब पर ना रखे, पर कम से कम पेट तो भर गया ना। वो लिफ्ट से बाहर निकली और सीधी इमारत के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके कदमों में अब एक अजीब सी तेजी थी। ऐसा लग रहा था कि इसने शामिर से अपना बदला ले लिया। वो एक बस में सवार हुई और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगी। इसे अपनी इस बहादुरी और चालाकी पर नाज हो रहा था, लेकिन 2 दिन बाद जब वो सेहन में बैठी कजन्स के साथ बैठी दुल्हन की मेहंदी के डिजाइन पर बहस कर रही थी तो उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो मिस हेमन, मैं मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बात कर रहा हूँ। आपको मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हो गई है। आप कल सुबह 9 बजे ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करें। फोन की दूसरी तरफ से आने वाली इस आवाज ने एमन के वजूद में खुशी की लहर दौड़ा दी और वो उछलकर खड़ी हो गई और पूरे घर में अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह वो निहायत सलीके से तैयार होकर मीर ऑफिस पहुंची तो इसके कदमों में एक फातिहाना रूप था। वो सीधी रिसेप्शन पर पहुंची और अभी अपना कार्ड बनवा रही थी कि
कैंटीन वाला लड़का फिर वहां से गुजरा और इसे देखते ही ठटक कर रुक गया। अरे मैडम, आप इस लड़के की आवाज ने एमन के पैरों तले से जमीन निकाल दी। खामोश रहो भाई, क्यों मेरा पर्दा फाश कर रहे हो? एमन ने दांत पीसते हुए इसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो लड़का तो जैसे तैयार करके आया था कि आज हिसाब लेकर रहेगा। मैडम, अब सर के पास जाकर आप खुद ही भुगते हैं। वो लड़का मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया और एमन वहीं खड़ी पसीने पसीने होने लगी। अभी वो हिम्मत जमा कर रही थी कि शामिर के कैबिन से बुलावा आ गया। एमन ने लरजते हाथों से दरवाजा खोला तो शामिर कुर्सी पर बैठा एक फाइल देख रहा था। जी मिस एमन, सुना आपको यहाँ की कॉफी और एक केक बहुत पसंद आया है। शामिर ने नजर उठाए बगैर पूछा। एमन ने थूक निकला और मेज के करीब आकर खड़ी हो गई। सर, वो दरअसल बात ये थी कि मुझे लगा आपने मुझे जॉब नहीं देनी, तो मैंने सोचा जाते जाते आपका थोड़ा सा मौशी नुकसान ही कर दूं। शामिर ने फाइल बंद की और कुर्सी घुमाकर इसे गौर से देखने लगा। तो क्या आपने ये सब बदले में किया था? एमन ने सर झुका लिया। नहीं सर, सच्ची बात तो ये कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और कल रिक्शा वाले की वजह से मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई थी। मेरे पास तो घर वापस जाने का किराया भी नहीं था, बस इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। शामिर की आंखों में एकदम चमक उभरी और फिर वो जोरदार तरीके से हंस पड़ा। इसका कहकर पूरे कैबिन में गूंजने लगा। एमन इसे हैरत से देखने लगी, जैसे इसे यकीन ना रहा हो कि वही खड़ूस बॉस है। तो आपने अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी कंपनी को बेवकूफ बना दिया, कमाल है। शामिर ने हंसते हुए कहा। एमन ने मासूमियत से हाथ जोड़े। सर प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, मैं तनख्वाह से पैसे कटवा दूंगी। शामिर दोबारा संजीदा हो गया। नहीं मिस एमन, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी इस सच्चाई ने मुझे मुतासर किया, वरना लोग तो ऐसे मौकों पर सो बहाने बनाते हैं। लेकिन याद रहे कि आप यहाँ एक HR डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वहां आपकी ये जुबान और सच्चाई दोनों बहुत काम आएंगे। एमन ने एक लंबी सांस ली और इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया सर, आप इतने भी बुरे नहीं है। शामिर ने अबरूज कहा। अच्छा तो करना बड़ा हूं मैं। एमन ने फौरन अपनी जुबान को लगाम दी। वो सर, लोग कहते हैं कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, बस यही। शामिर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है, आप जाइए और अपने काम पर तवज्जो दें। एमन कमरे से बाहर निकली तो उसे लगा जिससे इसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। एमन ने अपनी नई मेज संभाली तो उसे मालूम था कि इसके लिए यहाँ काम करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। इसने अपना पहला टास्क उठाया और एक नई लगन के साथ अपने करियर का आगाज कर दिया। एमन ने HR डिपार्टमेंट में कदम रखते जैसे पूरे ऑफिस की फिजा बदल दी थी। इसकी हंसी और बातों ने वहां के खुश्क माहौल में जिंदगी भर दी और वो फाइलें संभालने से ज्यादा लोगों के दिल संभालने में माहिर निकली थी। चंद ही दिनों में से पता चल चुका था कि किस क्लर्क के घर में बेटी की शादी है और किस चपरासी का बच्चा बीमार है। एमन की इसी हर दिल अजीजी ने जहां बहुत सौ को इसका गर्विदा बना दिया था, वहीं कुछ आंखों में खटकने भी लगी थी। मैनेजर कादिर साहब, जो बरसों से इस ग्रुप से वाबस्ता थे, एक कोने में खड़े अपनी साथी से सरगोशियां कर रहे थे। यार, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस कंपनी को दिए। मेरा ख्वाब था कि अब मैं अपनी बेटी को यहाँ जगह लगवाऊं, फिर इज्जत के साथ रिटायर हो जाऊं, मगर ये कल की आई हुई लड़की पता नहीं कहां से शामिर साहब की मंजूर नजर बन गई और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। कादिर साहब के लहजे में छुपी तल्खी वाज़ेह थी, मगर जैसे इन्होंने एमन को अपनी तरफ आते देखा, इनके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। एमन जो चाय का मग लिए आ रही थी, कादिर साहब की करीब रुकी। अरे कादिर साहब, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, खैरियत तो है ना? कादिर साहब ने अपनी आंखों के गोशे साफ किए और निहायत मजलूमियत से सर झुका लिया। बेटा क्या बताऊं, बस मुकद्दर का लिखा है। घर में बीवी की तबीयत नासाज है और मेरा घर पर होना बहुत जरूरी है, मगर शामिर साहब तो किसी की सुनते नहीं है। एमन ने मग मेज पर रखा और फिक्रमंदी से इसके करीब हुई। क्या मतलब शामिर साहब नहीं सुनते? क्या आपने इनसे छुट्टी की बात की? कादिर साहब ने एक छोटा सिसका भरा हाँ बेटा कई बार कहा, मगर वो कहते हैं कि अभी काम का बोझ बहुत है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब मैं बहुत मजबूर हूँ, समझ नहीं आता कि घर संभालूं या नौकरी। एमन का दिल मोम हो गया। इसने जोश में आकर कादिर साहब का हाथ थामा। कादिर साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप जाएं और अपने घर के मामला संभालें, मैं हूं ना यहाँ। कादिर साहब ने हैरत से इसे देखा। मगर बेटा, अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे निकाल देंगे। एमन ने सीना तानकर जवाब दिया। अरे आप जाएं तो सही, मैं HR में हूं, मैं आपकी छुट्टी का लेटर अभी अप्रूव कर देती हूँ। शामिर साहब को मैं खुद देख लूंगी, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने कह दूंगी कि आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। कादिर साहब के दिल में लड्डू फूटने लगे, मगर
बज़ाहिर वो अभी मासूम बने हुए थे। बेटा शामिर साहब बहुत सख्त मिजाज हैं। एमन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप बस अपनी बीवी का ख्याल रखें। कल से आप बेशक दफ्तर ना आए, मैं सब संभाल लूंगी। कादर साहब ने दिली दिल में अपनी बेटी के लिए रास्ता हमवार होता देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दुबाई और एमन को दुआएं देते हुए वहां से खिसक लिए। एमन सीधी अपनी कुर्सी पर पहुंची और एक जोश के साथ छुट्टी का कागज तैयार करने लगी। इसे लग रहा था कि इसने एक बुजुर्ग की मदद करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो भूल गई थी कि कारपोरेट दुनिया में जज्बात की नहीं बल्कि कवानीन की अहमियत होती है, और शामिर जैसे बॉस के सामने ऐसी मनमानी महंगी पड़ सकती थी। मगर एमन अपनी धुन में मगन थी। इसे इस बात की खुशी थी कि वो किसी के काम आई है। इसने फाइल बंद की और मुस्कुराते हुए शामिर की केबिन की तरफ देखा, जहां वो किसी अहम मीटिंग में मसरूफ था। एमन ने सोचा कि कल जब कादिर साहब नहीं आएंगे तो वो खुद ही सब संभालेगी और शामिर को प्यार से समझा देगी। मगर इससे क्या मालूम था कि कादिर साहब ने इसके लिए कितना बड़ा गड़ा खोद दिया है, और कल का सूरज जिसके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आने वाला था, वो अपनी सीट पर बैठी फाइलें पलट रही थी और दिली दिल में खुद को शाबाशी दे रही थी। एमन, तुमने आज सच में हातिम ताई की रूह को खुश कर दिया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने मीर ग्रुप के शीशों को छुआ तो दफ्तर में गैर मामूली हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज जर्मनी से एक बहुत बड़ा वफ्द सरमायाकारी के सिलसिले में पहुंच रहा था। शामिर अपने कैबिन में फाइलों के ढेर के दरमियान घिरा हुआ बार बार घड़ी देख रहा था और इसकी पेशानी पर मौजूद लकीरें गहरी होती जा रही थी। इसने इंटरकॉम उठाया और गुस्से से बटन दबाया। मिस एमन, कादिर साहब अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? इनके पास इस प्रोजेक्ट का तमाम डेटा और प्रेजेंटेशन की फाइल्स हैं। एमन जो भी इत्मीनान से चाय का मग होंठों से लगाने वाली थी, शामिर की गरजदार आवाज सुनकर उछल पड़ी। सर, वो कादिर साहब की तबीयत बहुत नासाज थी, इनकी अहलिया भी बीमार थी, इसलिए मैंने इन्हें रुखसत दे दी। एमन ने मासूमी से जवाब दिया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जो तूफान से पहले का सुकून था। चंद ही लम्हों बाद शामिर के कैबिन का दरवाजा इतने जोर से खुला कि पूरे फ्लोर पर मौजूद मुलाजमीन की नजरें वहां जम गई। शामिर गुस्से से टिमटिमाता हुआ एमन की मेज के सामने खड़ा था। तुमने क्या कहा? तुमने इन्हें छुट्टी दे दी? तुम होती को ना मेरे मैनेजर को मेरी इजाजत के बगैर रुखसत करने वाली? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो मेरे गैर मुल्की वफ्द कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ चुका है और हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है? शामिर की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। एमन के हाथ से चाय का मग छूटते छूटते बचा। सर, वो बहुत परेशान थे और मैंने सोचा कि एचआर में होने के नाते मैं ये फैसला कर सकती हूँ। एमन ने लड़ती हुई आवाज में सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर शामिर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। तुमने सोचा तुम्हारे पास दिमाग है, नहीं तो तुम सोचोगी तुम जैसी नाअहल और गैर जिम्मेदार लड़की को यहाँ रखना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या तुम यहाँ कहानियां सुनाने आई हो या कंपनी डुबोने के लिए? कादिर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गए, क्योंकि तुम एक जाहिल लड़की हो जिससे ये नहीं पता कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। शामिर ने सबके सामने इसे झाड़ दिया। एमन की आंखों में आंसू भर आए। सर प्लीज, सबके सामने तो ऐसे ना कहें, मैंने तो सिर्फ इनकी मदद की थी। शामिर ने मेज पर हाथ मारा। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। तुमने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वो वक्त अब वापस जा रहा है और इसका नुकसान करोड़ों में है। तुम अभी और इसे यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। शामिर ने हकारत से इशारा किया तो एमन का जब टूट गया। वो तेजी से अपनी चीजें समेटने लगी, जबकि पूरा ऑफिस इसे तमाशाई बनकर देख रहा था। वो रोती हुई लिफ्ट की तरफ भागी और जब बाहर निकली तो इसे तपती धूप में अपनी बेइज्जती की तरह चुभ रही थी। इसने सड़क किनारे खड़े होकर बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। 20 दिन की इतनी मेहनत, रातों को जाकर की गई तैयारी और वो ख्वाब जो उसने बुने थे, सब एक पल में बिखर गए। मेरा 20 दिन का किराया भी बर्बाद हुआ और ऊपर से इतनी गालियां खाई। वो यूनानी बंदर तो सच में जिल्लात निकला, इसने मेरी एक ना सुनी। एमन ने अपने आंसू पूंछे और रिक्शा रोककर घर की तरफ रवाना हो गई। पूरे रास्ते वो कादिर साहब की अयारी और शामिर की बेरहमी के बारे में सोचती रही। इसे सोचा था कि वो इंडिपेंडेंट बनेगी, अपने लिए वो महंगे बैग खरीदेगी, मगर यहाँ तो इसकी इज्जत ही नीलाम हो गई थी। घर पहुंचते वो किसी से बात किए बगैर अपने कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी चढ़ा ली। माँ ने इसे जाते देखा तो दरवाजा पीटा, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर सिसकियां भरती रही। इससे बार बार शामिर के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि तुम एक जाहिल लड़की और तुम्हें यहाँ रखना मेरी गलती थी। इस पे मोबाइल को जोर से दीवार पर मारने का सोचा, मगर फिर रुक गई। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों वो कादिर साहब की बातों में आई और क्यों इसने हाथ अमताई।
बनने की कोशिश की। इसने तकिए में मुंह छुपाकर खुद से अहद किया कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी और ना ही कभी शामिर जैसे मगरूर इंसान के सामने सर झुकाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण एमन के कमरे की खिड़की से छिनकर इसके सूजे हुए चेहरे पर पड़ी तो वो एक गहरी आह भरकर उठी। इसका दिल अब भी गुज़िश्ता रोज की जिल्लत से बोझल था और वो तहैया कर चुकी थी कि आज सारा दिन बिस्तर से नहीं निकलेगी। तभी तकिए के पास रखे मोबाइल ने पीप की आवाज की और एमन ने बेजारी से हाथ बढ़ाकर स्क्रीन रोशन की। जैसे इसकी नजर मैसेज पर पड़ी, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो एक झटके से बिस्तर पर सीधी बैठ के मुआजिज सारिफ आपके अकाउंट में 1 महीने की तनख्वाह और बोनस की रकम मुंतकिल कर दी गई है। एमन ने मैसेज को 2-3 बार पढ़ा, जैसे इसे अपनी नजरों पर यकीन आ रहा हो हाय, ये क्या 20 दिन का काम किया और तनख्वाह पूरे महीने की और ऊपर से बोनस। एमन ने हिसाब लगाया तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बिस्तर पर खड़ी होकर उछलने लगी और अपने दुपट्टे को हवा में लहराते हुए कमरे में नाचना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, शामिर साहब, लगता है इसका दिल बंदर जैसा नहीं बल्कि इंसानों वाला है। इसने मेरी सारी बेइज्जती का कफारा अदा कर दिया। एमन ने फौरन आईना देखा और अपनी बिखरी हुई जुल्फों को संवारने लगी। अब तो मैं वो बैग भी ले लूंगी और सब बच्चों से पिज्जा भी खिलाऊंगी। जैसे कल की सारी गाली और वो तपती सड़क की जिल्लत एक पल में भूल गई थी। इधर मीर ग्रुप के ऑफिस में शामिर अपने कैबिन में सर थामे बैठा था, जबकि पर्सनल असिस्टेंट ने अंदर कदम रखा। सर, वो कादिर साहब के बारे में जो आपने इंक्वायरी की थी, इसकी रिपोर्ट आ गई है। शामिर ने सर उठाया। सर, कादिर साहब ने अपनी बेटी को इस सेट पर लाने के लिए जानबूझकर एमन को गलत गाइड किया था। इनकी अहलिया बिल्कुल ठीक है, वो कल अपनी बेटी के साथ शॉपिंग मॉल में देखे गए थे और वो डेटा वाली फाइल भी इन्होंने जानबूझकर अपने लॉकर में छुपा दी थी ताकि एमन फंस जाए। असिस्टेंट की बात सुनकर शामिर की मुठ्ठियां भींच गई और इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमाने लगा। इस एमन की वो बातें याद आने लगी कि इससे रिक्शे वाले की सालगिरह मनवाई थी। वो कितनी सादा और सच्ची थी और मैंने इसे जाहिल कह दिया। शामिर को अपने ऑफिस में एमन की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। ऐसे वो शोर, वो कह के और वो यूनानी बंदर वाली बातें याद आने लगी थी जिससे इसके खुश्क दफ्तर को जिंदगी दी थी। इससे फौरन अपना फोन उठाया और एमन का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ एमन, जो इस वक्त शॉपिंग के ख्वाब देख रही थी, फोन बजता देखकर ठटक गई। इस बंदर का फोन, कहीं पैसे वापस तो नहीं मांग रहा। इसने हिम्मत करके फोन उठाया। मिस एमन, मैं शामिर बात कर रहा हूँ। शामिर के लहजे इस पर बहुत धीमा था। जी वो तो मुझे पता है, क्या मेरी तनख्वाह भी वापस लेनी है? एमन ने तीखे लहजे में पूछा। नहीं मिस एमन, मुझे सब पता चल गया, कादिर साहब की चालाकी भी और आपकी सच्चाई भी। मैंने आपसे माजरत करना चाहता हूँ, मैंने आप पर बहुत गलत इल्जाम लगाए। शामिर की माजरतें एमन को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। सर, आपको पता है मैं कितना रोई थी, आपने सबके सामने मुझे जाहिल कहा। एमन की आवाज में अब भी शिकवा था। मुझे अंदाजा है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कल से दोबारा ज्वाइन करें। आपकी जगह यहाँ कोई नहीं ले सकता और हाँ, बोनस मैंने इसलिए दिया था कि आप अपनी वो लोगों की मदद करने वाली ख्वाहिशें भी पूरी कर सकें। शामिर की बात सुनकर एमन के चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन याद रहे अब अगर आपने दोबारा मुझ पर गुस्सा किया तो मैं आपके अकाउंट से पूरे कैंटीन का बिल भरवा दूंगी। शामिर दूसरी तरफ हंस पड़ा। मंजूर है मिस एमन, अब बस कल वक्त पर पहुंच जाइएगा। एमन ने फोन काटा और एक लंबी सांस ली। चलो भाई एमन, अब तो शामिर ने खुद हार मान ली। अब इसे पता चलेगा कि इस हातिम ताई की बेटी से पाला पड़ा। वो खुशी से दोबारा नाचने लगी और सेन की तरफ भागी जहां इसके छोटे कजन्स खेल रहे थे और इसका इरादा था कि आज वो सबको अपनी जेब से पिज्जा खिलाएगी। एमन ने दोबारा दफ्तर ज्वाइन तो कर लिया, मगर इसके कहकों की वो खनक अब भी खो गई थी। वो अपनी मेज पर खामोशी से काम करती और जब भी शामिर सामने से गुजरता वो नसें झुकाकर किसी फाइल में पनाह ढूंढने लगती। शामिर को एक खामोशी किसी जहर की तरह लग रही थी और इसने कई बार कोशिश की कि एमन वही पुरानी वाली जिद्दी लड़की बन जाए, मगर एमन का जवाब सिर्फ जी सर और जी बेहतर तक महदूद हो गया था। एक दोपहर शामिर ने हिम्मत जमा की और इसकी मेज के पास आकर रुका। मिस एमन, क्या ये फाइल्स आज मुकम्मल हो जाएंगी? एमन ने फाइल से नजर हटाए बगैर जवाब दिया। जी सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, शाम तक टेबल पर होंगी। शामिर ने गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। एमन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? देखो, मैंने माफी मांग ली थी। एमन ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। सर, आप बॉस हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शामिर का चेहरा नदामत से झुक गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से वही चॉकलेट केक मंगवाया है जो तुम्हें पसंद है। एमन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शुक्रिया सर, पर अब मैं झूठ बोलकर केक नहीं खाती।
शामिर इसकी मासूमियत पर दिल ही दिल में फिदा होने लगा। वो जानबूझकर सब ऐसी मीटिंग से रखता जहां एमन का होना जरूरी होता। कभी लैपटॉप की फाइल्स ठीक करवाने के बहाने इसे घंटों अपने कैबिन में बिठाए रखता और कभी नई पॉलिसियों पर इसकी राय मांगता। इस गुर्बत ने शामिर के दिल में पोजेसिव होने का जज्बा बेदार कर दिया और वो एमन को किसी और से बात करते देखकर बेचैन होने लगता। एक दिन शामिर अपने कैबिन से बाहर निकला तो उसकी नजर एचआर डिपार्टमेंट के एक नौजवान क्लिक जुबैर पर पड़ी, जो एमन की मेज के पास खड़ा था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एमन जुबैर की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और जुबैर इसकी बातों में पूरी तरह मगन था। शामिर के अंदर जैसे आग लगी, इसकी मुट्ठियां भिंच गई और माथे पर गुस्से की रगें उभर आई। वो तीखे कदमों से चलता हुआ अपने कैबिन में गया और इंटरकॉम पर इतने जोर से बटन दबाया कि एमन हड़बड़ाकर सीधी हो गई। मिस ओम, एमन फौरन मेरे कैबिन में आए। शामिर की गरजदार आवाज सुनकर एमन का हंसता हुआ चेहरा एकदम स्पाट हो गया। वो घबराई हुई कैबिन में दाखिल हुई तो देखा कि शामिर खिड़की के पास पुष्ट किए खड़ा है। जी सर, आपने बुलाया? शामिर एक झटके से मुड़ा और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर एमन की कदम वहीं रुक गए। मिस एमन, क्या आपको यहाँ बातें करने की तनख्वाह मिलती है? यह हंसने का कोई मुकाबला चल रहा है? शामिर की आवाज में बला की सख्ती थी। एमन हक्का बक्का रह गई। सर, वो तो जुबैर साहब एक फाइल के सिलसिले में आए थे और बस एक लतीफा सुना दिया। शामिर ने मेज पर हाथ मारा। जुबैर साहब, फाइल के सिलसिले में लतीफे सुनाए जाते हैं क्या? क्या तुम्हें अंदाजा है कि बाहर कितना काम पड़ा है और तुम एक गैर मर्द के साथ बैठकर यूं कह के लगा रही हो जैसे ये कोई दफ्तर नहीं बल्कि तुम्हारे घर का सेहन हो। एमन की आंखों में हैरत और गुस्से की मिलीजुली लहर उभरी। सर, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने अपना सारा काम वक्त पर खत्म कर लिया और जुबैर मेरे सीनियर है, इनसे बात करना कोई गुनाह नहीं है। शामिर इनके करीब आया और इसकी आंखों में झांक कर बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तय करूंगा कि तुम किससे कितनी बात करोगी। मुझे ओछापन बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी कंपनी के मुलाजमा यूं हर एक के साथ घुल मिल जाए। एमन का दिल भर आया। आप फिर से वही कर रहे हैं ना सर? आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। शामिर ने इसके दोनों कंधे पकड़ लिए। खुशी की बात नहीं है एमन, बात है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ इस तरह हंसते हुए नहीं देख सकता। तुम यहाँ सिर्फ काम करने आई हो और बस। शामिर का लहजा जितना गुस्से वाला था, इसकी आंखों में इतनी ही बेचैनी थी। एमन ने एक झटके से अपने कंधे छुड़ाए। आप बहुत अजीब हैं शामिर साहब, कभी आप इतने नरम बन जाते हैं और कभी आपका वही पुराना जिल्लात जाग जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठकर गुनाह कर रही हूँ तो बेशक मुझे दोबारा निकाल दे, मैं अपनी इज्जत नफ्स पर सौदा नहीं करूंगी। एमन रोती हुई कैबिन से बाहर निकल गई। शामिर वही खड़ा अपनी सांसें बहाल करने लगा। ऐसे एहसास हुआ कि वो हसद की आग में जल रहा था। इससे एमन का किसी और की तरफ देखना भी जहर लग रहा था। एमन ने अपनी मेज पर आकर सामान समेटना शुरू कर दिया। ऐसे लगा कि शामिर अब कभी नहीं बदलेगा और इसकी पोजेसिवनेस अब इसका दम घोटने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शामिर का एक गुस्सा नफरत है या वो मोहब्बत जब शामिर के काबू से बाहर होती जा रही थी। शामिर अपने कैबिन में बेचैनी से टहल रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऐसे एक बार फिर सब खराब कर दिया है, मगर एमन को किसी और के साथ देखना इसके बस की बात नहीं थी। इसने मेज पर पड़ी कीमती घड़ी उठाकर दीवार पर मारी और फर्श पर बैठ गया। ऐसे अपनी जाहो चश्मे से ज्यादा इस लड़की की एक मुस्कुराहट की जरूरत थी जो शायद इसने हमेशा के लिए खो दी थी। एमन ने पर्स उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गई। ऐसे लगा कि एक यूनानी बंदर अब एक शिकारी बन चुका है जो इसे अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है और एमन को अपनी आजादी सबसे ज्यादा प्यारी थी। शामिर को जब एहसास हुआ कि एमन इसका हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है तो इस दिन से उठा और अपने कैबिन का दरवाजा जोर से खोलता हुआ एमन की खाली मेज की तरफ देखकर बाहर की तरफ भागा। पूरा स्टाफ इसे इस तरह भागते हुए हैरानी से देख रहा था। एमन अभी सड़क पर निकली थी कि शामिर ने पीछे से इसको आवाज दी, एमन रुक जाओ। एमन ने पीछे मुड़कर देखा तो शामिर दीवानाबाद इसकी तरफ आ रहा था। वो जल्दी से मुड़ी और जाने लगी, लेकिन शामिर के अगले अल्फाज ने एमन की कदम जमीन से जकड़ दिए। रुक जाओ एमन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। एमन हैरानी से इसे देखने लगी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। शामिर इसके करीब आ चुका था। हाँ, ये सच है एमन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एमन का हलक खुश्क हो गया। वो हकला कर बोली, आप क्या बकवास कर रहे हैं सर? शामिर ने कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और इसे खोलकर एमन के सामने कर दिया, जिसमें हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी। ये बकवास नहीं है एमन, मैं
तुम्हें इस दिन से पसंद करने लगा हूं जब तुमने चार्जर के लिए मुझसे लड़ाई की थी। मुझे तुम्हारी ये बेबाकी, तुम्हारी ये सच्चाई और दूसरों के लिए तुम्हारे तड़पता हुआ दिल बहुत पसंद है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम इस यूनानी बंदर की मालकिन बनना पसंद करोगी? शामीर ने इसे बराह रास्त प्रपोज किया तो एमन की आंखें हैरत से फैल गईं और इसे लगा जैसे जमीन गर्दिश कर रही है। वो कई सेकंड तक साकित खड़ी रही, जैसे इसे यकीन आ रहा हो कि वही शख्स है जो चंद मिनट पहले इस पर चिल्ला रहा था। सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? एमन ने थूक निगलते हुए पूछा। शामीर ने इसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर एमन पीछे हट गई। मैं मजाक नहीं कर रहा एमन, मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं सच में यूनान के जंगलों में चला जाऊंगा। शामिर के लहजे में एक छोटी सी शरारत उभरी तो एमन के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर इसने फौरन इसे छुपाया। ऐसा लग रहा था कि ये इसकी किसी अधूरे नॉवल का कोई सीन है जो हकीकत बनकर इसके सामने आ खड़ा हुआ है, मगर ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। इस घर में एक बार फिर वही शोर, वही ढोलक की थाप और वही गहमा गहमी लौट आई थी, मगर इस बार किसी कजन की बारात नहीं बल्कि एमन की अपनी मंगनी की तकरीब थी। घर के दरो दीवार को बड़के कमकों से इसे सजाया गया जैसे कोई दुल्हन हो, और सारा और अयान पूरे घर में उधम मचा रहे थे, और एमन अपने कमरे में आईने के सामने बैठी सुर्ख जोड़े में किसी पड़ी से कम नहीं लग रही थी। वो बार बार अपनी उंगलियों को देख रही थी जहां आज शामिर के नाम की अंगूठी सजने वाली थी। सारा ने कमरे में दाखिल होते सीटी बजाई। वाह भाई एमन, मान गए तुम्हारे टैलेंट को। मीर इंडस्ट्रीज के मालिक को तो तुमने सचमुच अपना बंदर बना लिया। एमन ने इसे तकिया मारकर खामोश कराया। चुप कर जाओ सारा, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। अब जब इसे दलान में लाया गया तो सामने शामिर सूट बूट में मलबूस पूरे जाहो जलाल के साथ बैठा था, मगर इसकी नजरें सिर्फ एमन पर जमी थी, जैसे वो दुनिया की हर चीज से बेनियाज हो गया हो। और जब अंगूठियां बदलने का वक्त आया तो शामिर ने एमन का हाथ नरमी से थामा। एमन ने अंगूठी इसकी उंगली में पहनाते हुए इसके करीब झुककर धीमी आवाज में सरगोशी की। सर, अब वो कैंटीन का बिल माफ हो जाएगा ना? शामिर ने इसकी बात सुनकर एक भरपूर कहका लगाया और इसका हाथ मजबूती से थामकर सबके सामने बुलंद कर दिया। वैसे एमन, अब से आप मेरी कंपनी के नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की भी बॉस हैं। आप बिल कटेंगी नहीं बल्कि पूरे अकाउंट आपके नाम होंगे। हवेली का दलान तालियों से और कहकों से गूंज उठा। एमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसे अपनी शनाख्त, अपनी आजादी और अपना प्यार सब मिल चुका था, क्योंकि इसका अपना यूनानी बंदर अब इसका मुहाफिज बन चुका था। अयान ने पीछे से आवाज लगाई, अब तो पिज्जा पार्टी बनती है। एमन बाजी। शामिर ने मुस्कुराकर अयान की तरफ देखा। बिल्कुल अयान, आज पूरी हवेली के लिए पिज्जा मेरी तरफ से होगा। एमन ने शामिर की आंखों में देखा जहां सिर्फ मोहब्बत और मान था। इसे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां आप अपनी सच्चाई और मासूमियत को खोए बगैर अपनी मंजिल पालें।